हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है पुलिस एक्ट 1861 से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए। और ये आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। तो चूंकि आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझना ध्यान से। हम अपने पहले जो मेरा वीडियो था वो जनरल इंट्रोडक्शन था कि क्या जो है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है इसको मान्यता देता है 1861 की कानून को। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था, कौन सा कितने सेक्शन हैं और कितने इसमें पैरा दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें दिखा है। जो लेक्चर हमारा सेकेंड था, उसमें हम केवल और केवल पुलिस एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि टोटल 47 सेक्शन है तो हमको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको वही सेक्शन पढ़ने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा पढ़ करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो हमारे काम का है उसको पहले पढ़ लो। ठीक है, अगर हम देखें तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम डिस्कस कर लिए हैं अपने सेकेंड लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उद्देशिका और निर्वाचन खंडिका के अंतर्गत जो है जिला मजिस्ट्रेट ऑफ डीएम के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में हम देखेंगे, उद्देशिका क्या होती है। तो देखो, कोई भी एक्ट अगर बनाया जाता है तो सबसे पहले जो है प्रियम्बल तैयार किया जाता है। ठीक है, कि वो एक्ट की इंटेंशन क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उद्देशिका क्या है उसका। ठीक है, अगर किसी एक्ट के बारे में समझना है तो उसकी उद्देशिका को पढ़ करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो है क्या कहना चाह रहा है। तो उद्देशिका क्या है, हम इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट से। लिखा हुआ है, यथा पुलिस को पुनर्गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनको पता लगाने के लिए उसे अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है, अतः निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया है। मतलब इस एक्ट की उद्देश्य क्या है, ये एक्ट किस पर्पज के लिए बनाया गया है, ये कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है कि अपराधों को निवारित करना, यानी कि अगर कोई क्राइम हुआ है या होने वाला है, ऐसा अगर हो गया है तो उसको जो है जांच पड़ताल करना, नहीं हुआ है और होने की आशंका है तो ऐसा न हो उसके लिए निवारण करना। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या करना, उनका पता लगाना, यानी कि अगर अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया है, कारित कर दिया गया है, तो उसका पता लगाना कि वो व्यक्ति कौन है। ठीक है, इसका ये एक उद्देश्य है। और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है, यानी कि इसके उद्देश्य ये सारी चीजें हैं। कुल मिला जुला के अगर हम कहें तो अपराधों को नियंत्रण करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। और ये इसमें पूरी पूरी व्यवस्था की गई है कि इससे कौन कौन से ऐसे लोग आएंगे जो इनको जो है अपराधों को जो है नियंत्रित करेंगे, और कौन कौन से ऐसे लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं जो है इसको और पुलिस उपकरण को दक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे। तो हमारा उद्देशिका का मतलब टोटल यहीं पे है। अब हम देखेंगे जो निर्वचन खंड है। देखो, हमेशा जो हर किसी एक्ट्स में निर्वचन खंड होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। निर्वचन खंड रखने का मेन कारण क्या है कि उस एक्ट में, यानी कि उस अधिनियम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी शब्द आता है तो उसकी अर्थ वही निकाली जाए जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया हुआ है। सपोज करो कि सेक्शन 11 आईपीसी में पर्सन शब्द को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसको बताया गया है। तो अब उसका मतलब यह है कि अब कहीं भी किसी भी जगह पर अगर व्यक्ति शब्द आया तो उसका अर्थ जो है जो सेक्शन 11 में बताया गया है वही जो है लगाया जाएगा। यानी कि अगर सेक्शन 11 में बताया कि व्यक्ति के अंतर्गत जो है कौन कौन से लोग आते हैं, कंपनी भी आती है, निगम कॉरपोरेशन भी आते हैं, तो अगर ये चीज बताया गया है तो जहां कहीं भी व्यक्ति की परिभाषा होगी उसका अर्थ वही लगाया जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे इस पुलिस अधिनियम 1861 की जो निर्वचन खंड है, अब टोटल उसमें जो है टोटल 11 जो वर्ड दिए गए हैं, टोटल 11 शब्दों को परिभाषित किया गया है।
उन हर एक 11 वर्ड्स को हम एक एक को हम डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो सबसे पहला चीज क्या है उसमें, सबसे पहला किस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो याद रखिए निर्वाचन खंड में सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम कहेंगे मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, शॉर्ट में जिसे आप डीएम के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसको परिभाषित किया गया है। क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसे कहेंगे मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट? आइए देखते हैं। देखो, तो इसमें जो डेफिनेशन लिखा हुआ है जिला मजिस्ट्रेट का, मैं डायरेक्ट से पढ़ता हूं फिर इसको डिस्कस करता हूं। लिखा हुआ है जिला मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है, यानी कि एक ऐसा अधिकारी की बात कर रहा है जो जिला मजिस्ट्रेट से संबंध रखता है। क्या है वो? जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार हो, यानी कि जिले के जितने भी कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी प्रशासन आता है उसका पूरा का पूरा जो है एक्साइज जो है वो व्यक्ति करता है और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी पदाविधान से ज्ञात हो। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो कुल मिलाजुला के ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट क्या होता है, तो एक सबसे पहला है जिले के कार्यपालिका का प्रशासन का जो भार होता है वो किसके पास होता है, वो जिला मजिस्ट्रेट के पास होता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग, यानी कि जो मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग करता है वो जो है क्या होगा, वो भी जो है इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से हमको समझना है कि कौन कौन सी चीजें होंगी। पहला नंबर यहाँ पे आया है कि जिला के कार्यपालिक प्रशासन का भार, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग वो करता हो, तो वो जो है उसको हम क्या कहेंगे, जिला मजिस्ट्रेट कहेंगे। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, आप यहां देख सकते हैं, अगर कोई भी प्राधिकारी जो हो उसका नाम भले कुछ भी हो, ठीक है, उस पर जिले के प्रशासन का कार्यपालिका की कार्य अधिरोपित किया गया हो, तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, कार्यपालिकी जितने भी कार्यभार होंगे अगर उसके अंतर्गत आ रहे हैं, वो उसको देख रहा है, उसको नियंत्रित कर रहा है, तो ये सारा का सारा जो है वो जिसके ऊपर भार है उसे जिला मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। ये बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, अगर मान लो कि कोई मेट्रोपॉलिटन जो है क्षेत्र है, एरिया है, जिसे महानगर क्षेत्र कहते हैं, तो वहां पे जिला मजिस्ट्रेट होगा। क्या होगा, तो कह रहे कि वहां पर जो अगर महानगर क्षेत्र है तो उस जगह पे पुलिस अधिकारी जैसे कमिश्नर रैंक है, कमिश्नर रैंक का अधिकारी है, ठीक है, या जिला कमिश्नर है, कमिश्नर या आयुक्त उसको कहते हैं, बनाया गया है, तो वो पुलिस अधिकारी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि अगर कोई महानगर क्षेत्र है तो वहां पे जो पुलिस अधिकारी होगा, कमिश्नर या जिसे आयुक्त कहते हैं, उसके अंतर्गत यानी वो जो है कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सभी शक्तियां उसके पास निहित होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब एक चीज क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया कि जिला मजिस्ट्रेट किसके, सिंपल से ये कई वर्ड है कि जो व्यक्ति कार्यपालिकी शक्तियों का भार रखता हो या मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग करता हो। अब देखो, जो मजिस्ट्रेट की शक्ति है, ठीक है, वो आगे बताया जाएगा मजिस्ट्रेट की शक्ति कहाँ कहाँ दी हुई, नेक्स्ट सेक्शन में बताया जाएगा। तो याद रखना कि अगर ये दोनों कार्य किसी अथॉरिटी, किसी प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है तो वो जिला मजिस्ट्रेट होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन उठता है, आपको पता होगा कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, सामान्य क्वेश्चन उठता रहता है लोगों के दिमाग में कि जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के बीच क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। तो बात बस इतना ही है, ठीक है, कि नाम जो है अलग अलग है, व्यक्ति सेम है। समझ रहे हो, नाम क्या है अलग अलग है और व्यक्ति क्या है सेम है, बस और कुछ ज्यादा नहीं है। वही
व्यक्ति जो है जब रेवेन्यू से संबंधित मामलों को देखता है, मामलों को देखने का अर्थ ये है कि अगर रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जितने भी रेवेन्यू आते हैं वो सारे के सारे जो है उसी के पास आते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के पास ही आते हैं। तो जब वो रेवेन्यू से संबंधित कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, कलेक्टर वर्ड रेवेन्यू कलेक्ट करने से है कि जब वह व्यक्ति या वह प्राधिकारी रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, ठीक है, तो वो कलेक्टर कहलाएगा। और जब कभी वो कार्यपालिकी प्रशासन के भार को संभालता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जिले के कार्यपालिकी जो भी प्रशासन का भार होता है या उसको देखता है, संभालता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। और रेवेन्यू से संबंधित जो मामले होते हैं वो उसे कहते हैं हम कलेक्टर, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी से लिंक एक और क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक देखोगे जिला न्यायाधीश होता है और दूसरा सत्र न्यायाधीश होता है। इसको समझ लेते हैं। जिला न्यायाधीश जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और दूसरा होता है जिला सत्र न्यायाधीश जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ठीक है। दो चीजें हैं, एक को जिला न्यायाधीश और दूसरा जो है जिला सत्र न्यायाधीश जिसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछ लिए जाएंगे, जनरल क्वेश्चन है, हर लॉ के स्टूडेंट को पता रहना चाहिए कि क्या होता है। देखो जिला न्यायाधीश और जिला सत्र न्यायाधीश में वैसे ही हमको अंतर पता करना है जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो है कलेक्टर के बीच में हम लोगों ने देखा था। फिर वही बात कि व्यक्ति एक ही होता है, ठीक है। अब देखो उसके काम के हिसाब से उसका नाम बदल गया है, ठीक है, कार्यों के हिसाब से उसका नाम जो है क्या हो गया है, बदल गया है, बस और कुछ नहीं है। न्यायाधीश वही है, जज एक है, ठीक है। जब वो सिविल मैटर को देखता है, ठीक है, जब वो सिविल मैटर को देखता है या सिविल मैटर की सुनवाई करता है तो ऐसे को हम बोलेंगे जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज। फिर से आ जाते हैं, सिविल मैटर को हिंदी में कहते हैं दीवानी मामले, ठीक है। जब वो दीवानी मामले को देखता है तो क्या होगा, ऐसे न्यायाधीश को, ऐसे जज को हम डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन वही चीज जब वो क्रिमिनल मामले को देखता है, किसको, जब वो क्रिमिनल मामले को देखेगा या क्रिमिनल मामले की सुनवाई करेगा, तो इसे क्रिमिनल मतलब आपराधिक मामले, तो ऐसे जज को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहेंगे या जिला सत्र न्यायाधीश कहेंगे। आई होप ये दो मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हम लोग मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए इससे बनने वाले क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अच्छा, यहां तक हम लोग ने देख लिया। अब थोड़ा सा हमको ये समझना है कि देखो इनके जो जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके वर्क क्या हैं, उनके काम क्या हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि जो जिला मजिस्ट्रेट होता है पुलिस पर साधारण नियंत्रण रखता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि जो भी जिला मजिस्ट्रेट होगा वो पुलिस पर क्या करेगा, साधारण नियंत्रण रखेगा, ठीक। ये दूसरा नंबर, परिशांति के लिए प्रतिभूति मांगने का जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, ये यहां पे वर्ड लिखा है साधारण नियंत्रण। जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वो पुलिस पर साधारण नियंत्रण रखता है, तो विशेष नियंत्रण कौन रखता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, पुलिस पर विशेष नियंत्रण जो है उस जिले का एसपी रखता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है, जिसे पुलिस अधीक्षक कहते हैं। वो जो है पुलिस पर क्या करता है, विशेष नियंत्रण रखता है। जिला मजिस्ट्रेट पुलिस पर साधारण नियंत्रण रखता है। हमको अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ
मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वहां पे पहला है कि वो पुलिस पर, उस जिले के पुलिस पर जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो साधारण नियंत्रण रखेगा। और क्या करेगा, परिशांति को बनाए रखने के लिए, परिशांति के लिए प्रतिभूति लेगा। जिला जो भी होगा उसकी विधि व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा, विधि व्यवस्था बनाए रखेगा और शांति व्यवस्था भी जिले में बनाए रखेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके कार्य है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि देखो इसके साथ ही साथ जो है सीआरपीसी में कौन कौन से जगहों पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कार्यपालिकी शक्तियों के बारे में बताया गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर हम बात करें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 20 है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 20 क्या कहता है, कार्यपालिकी जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, नियुक्ति का अधिकार बताता है। यानी कि सेक्शन 20 क्या बताता है, कार्यपालिकी मजिस्ट्रेटों को की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ठीक है, और उन्हीं कार्यपालिकी मजिस्ट्रेटों में से एक मजिस्ट्रेट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, सेक्शन 20 क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से रखना कि हर जिले में क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा कार्यपालिकी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाएगी। उन्हीं कार्यपालिकी मजिस्ट्रेटों में से क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है का सेक्शन 20 हमको बताता है। ठीक है, उसके बाद वहीं जो है अगर सीआरपीसी की जो सेक्शन है ये भी हमको पढ़ना है, इसी के साथ देख लेते हैं सेक्शन 58। ठीक है, सेक्शन 58 क्या बताता है कि वारंट के बिना, देखो क्या होता है कि जब किसी की गिरफ्तारी की जाती है, अरेस्ट किया जाता है, तो विथ वारंट और दूसरा विदाउट वारंट किया जाता है। तो कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वारंट के बिना पुलिस क्या करता है, गिरफ्तार करता है। ठीक है, यानी जिन लोगों को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार करता है उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एसडीएम को दी जाएगी। ये सेक्शन 58 बताता है। तो यहां पे जो हम लोग सेक्शन देख लिए हैं दो, एक सेक्शन 20 और सेक्शन 50 जो मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो कि यहां पर सेक्शन 132 यही हम देख लेते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 132 क्या बताता है कि परिशांति भंग हो गया है। ठीक है, परिशांति अगर भंग हो गया है तो वहां पे उसकी जो शक्ति है उसको, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास शक्ति होती है कि ऐसी परिशांति भंग हो रहा है जहां पर उसको रोक लगाए। सेक्शन 132 आप सीआरपीसी यही बताता है। ठीक है, फिर से एक बार हम रिकॉल कराते हैं। सेक्शन 20 क्या है, सेक्शन 20 जो है ये बताता है सीआरपीसी का कि हर जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। उनमें से एक जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। सेक्शन 20 आप सीआरपीसी ये बताता है। सेक्शन 58 क्या बताता है ये भी ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे लिंक कर रहा है। ये सारे सेक्शन जो रिलेटेड है उसको हमको अच्छे से समझना है और चीजों को जो है पॉइंट आउट करना है, क्योंकि आगे चल करके देखो पुलिस एक्ट जब भी पढ़ोगे ना, सीआरपीसी से अधिकतर क्रिमिनल चीजें हैं, कैसे होगा क्या नहीं, तो सीआरपीसी के अधिकतर सेक्शन इसमें यूज होंगे और हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। और देखो ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पहला वीडियोस बनाएंगे, इससे आने वाले और भी सारे वीडियोस बनेंगे, वहाँ पे आपको उससे क्या मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेंगे। तो सेक्शन 58 फिर से रिकॉल कराते क्या होगा, तो कह रहे हैं कि अगर किसी पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को, समूह को, जो भी हो सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो उसकी सूचना डीएम को दी जाएगी या डीएम के निर्देश पर एसडीएम को दी जाएगी। सेक्शन 58 बताता है। और सीआरपीसी का सेक्शन 132 की क्या बताता है कि अगर किसी जगह पर या किसी जिले में क्या होता है, अगर परिशांति भंग हो रही है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ये पावर दिया गया है कि उस ऐसे परिशांति जो भंग हो रही है उसको वो रोक लगाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं सेक्शन 132, तो यहाँ है साथ ही साथ जो है
इसी के जस्ट बगल में सेक्शन 133 देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो बता दिया कि वो उस पर रोक लगाए, रोक लगाने का काम 132 में दिया हुआ है, लेकिन 133 में क्या दिया है सीआरपीसी में, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है जो भी परेशानी भंग या न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है उसको जो है क्या करेगा, डीएम जो है सशर्त आदेश देगा, ठीक है, कि उसको क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है क्या करेगा, उसको ये आदेश देगा कि इस चीज को जो भी परेशानी भंग हो रहा है या न्यूसेंस हो रहा है उसको क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है और कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, तो ये याद रखना कि परेशानी भंग के लिए अभी आप जस्ट बताएं कि प्रतिभूति को मांगता है, कौन मांगता है, किसके पास दिया जाता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये सीआरपीसी का सेक्शन 107 से लेकर के 110 तक जो है परेशानी से रिलेटेड जो है इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। और उसके बाद सेक्शन 144 ये भी याद रखना कि न्यूसेंस से संबंधित जो है अर्जेंट मामले को देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जो है ये बिल्कुल समझना है। थोड़ा सा हम रिकॉल कराते हैं, रिकॉल जो है क्या है कि फिर से समझो, जिला मजिस्ट्रेट क्या होता है, जिस ऐसा कोई प्राधिकारी जिस पे जिले के कार्यपालिकी प्रशासन का भार होता है या ऐसे व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, उनके कार्य क्या हैं, पहली बात तो पुलिस पर साधारण नियंत्रण रखता है, जो सेक्शन 4 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 बताता है कि क्या कैसे नियंत्रण रखेगा। और अगर बात करें विशेष नियंत्रण ऐसे पुलिस पर, तो वहां का जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, जो सुप्रिटेंडेंट पुलिस या एसपी होते हैं, वो जो है उस पर विशेष नियंत्रण रखेंगे। परेशानी के लिए प्रतिभूति मांगना जो सीआरपीसी सेक्शन 107 से लेके 110 तक दिया हुआ है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि अगर न्यूसेंस वगैरह हो रहा है जो सेक्शन 144 में बताया गया, अर्जेंट मामले में निर्देश देने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम भी जिला मजिस्ट्रेट का होता है। इसमें होते हैं सिविल बल का प्रयोग, क्रिमिनल बल का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में, और साथ ही साथ जो हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश और जिला सत्र न्यायाधीश जिसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहते हैं, उनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो आई होप ये आज का वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप जो है यूपी एपीओ, चूँकि यूपी एपीओ में जो एक्ट है ये लागू है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और भी हमारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उसका हेल्प ले सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।